हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पढ़ने के लिए ना आपको हिमाचल प्रदेश का ना पावर सेक्टर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है कि पावर बनती कहाँ पे है, ट्रांसमिशन कहाँ से होता है, डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, तो कोई फायदा नहीं है प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ के। ठीक है। लॉजिक हमेशा बड़ा होता है थ्योरी से। ठीक है। आपको थ्योरी बेशक पता होगी कि पावर जनरेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय 150 से ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। पर अगर आपको लॉजिक नहीं पता कि कैसे पावर बन रही है, कहाँ जा रही है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इन सब चीज़ों का स्ट्रक्चर नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करके। इसीलिए मैं इस लेक्चर में इंक्लूड कर रहा हूँ पावर सेक्टर भी, ताकि मैं आपको ऑर्डर वाइज पढ़ा सकूं सारी चीज़ें और आपको समझ आए वो हाइडल प्रोजेक्ट्स क्यों बने हैं, क्या पर्पस है उनका और कैसे बिजली कंज्यूमर्स तक पहुंच रही है। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का पावर सेक्टर का स्ट्रक्चर देखना। हिमाचल प्रदेश में पावर सेक्टर मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके अंडर आती है? हिमाचल प्रदेश के जो इस समय सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का पोर्टफोलियो। इसी मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड पावर। ठीक है। इस डिपार्टमेंट का काम है कि जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं बड़े वाले, उनको मैनेज करना, उनसे पावर जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना कंज्यूमर्स तक। इसीलिए इन्होंने अपने अंडर एक्स्टैब्लिश किया है डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड पावर के अंडर। इसको 2009 में एस्टैब्लिश किया गया था एज अ नोडल एजेंसी। जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स जो है 5 मेगावाट से ऊपर के होंगे, उनको एलोकेट करेगा डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू इस पे पूछा जा सकता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है हिमाचल प्रदेश की जो 5 मेगावाट कैपेसिटी से ऊपर के हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो उनको एलोकेट करती है। वो है डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी। इन्हीं का काम है जितनी भी टेक्नोलॉजिकल और इकोलॉजिकल क्लियरेंसेस हैं उनको ग्रांट करना। ये सारे एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज को भी हैंडल करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं वो सेफ हो। डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी ने 2025 में एस्टैब्लिश किया अपने अंडर हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर HPEMC। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका मेंशन हो रखा है, इसीलिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एचपीईएमसी का काम है जितनी भी स्टेट की पावर जनरेशन हो रही है उसको सेल करना। अगर स्टेट में डेफिशिएंसी है पावर की तो बाहर से परचेज करना और प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करना एनर्जी की। ये सारा काम डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी के अंडर कौन करेगा? HPEMC। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। समझ के डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी किसने एस्टैब्लिश की और क्यों एस्टैब्लिश की। अब डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी जो है वो अपने अंडर ओवरसी करती है पावर जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स को। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला है HPSCBL। आपने जरूर सुना होगा, जिनके आपके घर में मीटर लगे हैं ना, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उन्हीं को कहते हैं HPSCBL। वो आता है डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी के अंडर। ठीक है। 1971 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका काम ना बहुत ज्यादा था उस समय। ये पावर जनरेट भी करता था, पावर को ट्रांसमिट भी करता था। जनरेटिंग प्लांट से लेके, सब स्टेशन से लेके कंज्यूमर्स तक भी यही पहुंचाता था। डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी इसका था। बहुत ज्यादा ओवरलोडेड डिपार्टमेंट था ये उस समय। तो इसी चीज को गवर्नमेंट ने नोट किया और फिर 2006 में एस्टैब्लिश कर दिया HPPCL, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनका सोल ऑब्जेक्टिव था पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ठीक है। इनका काम नहीं था कि आगे ट्रांसमिशन भी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। इनका काम सिर्फ ये था पावर प्रोजेक्ट्स बनाने 5 मेगावाट से ऊपर के और एनर्जी को जनरेट करना। ठीक है। अब इसके अलावा और भी पावर जनरेटिंग एंटिटीज हैं, जैसे सेंट्रल पावर प्रोजेक्ट्स जो इंप्लीमेंट करती हैं, जैसे NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम, BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है। इन सब को भी डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी ही ओवरसी करता है। फिर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स जो हिमाचल प्रदेश में लगाए जाते हैं 5 मेगावाट से ऊपर के, उन सब को भी डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी ही ओवरसी करता है। और शेयर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, जैसे दो और दो से ज्यादा स्टेट्स अगर मिलकर
पावर जनरेटिंग हाइडल प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में उसकी नोडल एजेंसी होगी डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है आप देख ही सकते हैं। अब इसके बाद जब पावर जनरेट होगी, नेक्स्ट काम आता है हमारा ट्रांसमिशन का। अब ट्रांसमिशन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ने 2008 में एस्टेब्लिश किया था हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनका सोल पर्पस था कि जनरेटिंग प्लांट से पावर उठानी और उनको पहुंचाना ग्रिड्स या सब स्टेशन तक। ठीक है, जैसे यहां पे पावर जनरेट हो रही है, यहां से पहुंचा दिया इन्होंने इसको ग्रिड या सब स्टेशन तक, और ग्रिड या सब स्टेशन से आगे ये पहुंचती है कंज्यूमर्स तक। ठीक है, यहां तक पहुंचाने वाला काम जो है ये है HPPTCL का। ठीक है, इसके बाद जब एक बार पावर ट्रांसमिशन हो गई, नेक्स्ट काम आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाई जाएगी। तो वहां पे फिर से दोबारा रोल आता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का। ये है हिमाचल प्रदेश की डिस्कॉम। इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है। आपने सुना होगा दिल्ली में, मुंबई में डिस्कॉम्स होती हैं, अडानी डिस्कॉम है, रिलायंस की डिस्कॉम है। इनका काम है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में सरकारी कंपनी है हिमाचल प्रदेश की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो काम करती है एज अ डिस्कॉम। ठीक है, ये पहुंचाती है कंज्यूमर्स तक इलेक्ट्रिसिटी। और कंज्यूमर कौन कौन है हिमाचल प्रदेश में? डोमेस्टिक यूजर्स, जैसे जो आपके घर पे बिजली आती है, एग्रीकल्चर में फार्मर्स, इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल। ठीक है, सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है हिमाचल प्रदेश का? गेस करो आप इलेक्ट्रिसिटी में। मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जाती है इंडस्ट्रीज द्वारा। ठीक है, ये भी एमसीक्यू बनता है, कई बार पूछा भी गया है कि सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का हिमाचल प्रदेश में, तो वो है इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया आपके सामने जो भी 5 मेगावाट से ऊपर के जो प्रोजेक्ट हैं वो देखता है डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी। तो आपके मन में आ रहा होगा कि 5 मेगावाट से कम की जो कैपेसिटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन देखता है? तो उसके लिए 1989 में हिम ऊर्जा को एस्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ने। इनका पर्पस था रिन्यूएबल एनर्जी को स्टेट में प्रमोट करना, और यही एजेंसी जितने भी स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स है जिनकी कैपेसिटी 5 मेगावाट से कम की है वो एलोकेट भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं। ठीक है, इनका काम है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज करना, जितने ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट लगे हैं उनको भी देखना, ऑफ ग्रिड सोलर पीवी पैनल्स जो हैं उनको भी देखना। तो हिम ऊर्जा जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में, और यही जो है ये 5 मेगावाट से कम के प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट उनको देख रही है। ठीक है, समझ गए पावर स्ट्रक्चर। मेन यहाँ पे 5 मेगावाट की ही गेम है। 5 मेगावाट से अगर ज्यादा चला जाता है आपका प्रोजेक्ट तो वो आ जाता है डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी के अंडर। अगर 5 मेगावाट से कम है तो वो देखती है हिम ऊर्जा। ठीक है, नीचे तो आप समझ ही गए होंगे कि पावर जनरेट कौन करता है, ट्रांसमिट कौन करता है और डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने टेबल बनाया है इसको ऐसे ही बना लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, तभी आपको याद हो पाएंगी चीजें। मैंने उसी ऑर्डर में इस चीजों को बनाया ताकि आप उसको समझा सकूं और आप भी अच्छे से समझ सको चीजों को। चलो, अब हम मूव ऑन करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और कहां कहां पर है हिमाचल प्रदेश में। इनको पढ़ने से पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली, टोटल आइडेंटिफाइड हाइड्रो पावर पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश का है 27,436 मेगावाट। ठीक है, इतना हम हाइड्रो पावर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और हार्नेसेबल पोटेंशियल क्या होता है? एक्चुअली में हम कितना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया 27,000, पर एक्चुअली में हम कितना हार्नेस कर सकते हैं 27,000 में से? वो है 24,000 मेगावाट। और अभी तक हम कितना कर चुके हैं 24,000 में से हार्नेस? 10,500 से लेके 10,780 मेगावाट्स तक। ठीक है, ये भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हाइडल प्रोजेक्ट्स किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं। इसको आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ही याद करना है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे हाइडल प्रोजेक्ट्स के नाम, इनकी कैपेसिटी मेगावाट्स में, और कौन सी रिवर पे ये बने हैं वो। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा है, आप हाइडल प्रोजेक्ट्स के नाम याद कर लो, कौन सी रिवर पे है वो याद कर लो, और डिस्ट्रिक्ट याद कर लो। और किन्हीं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो मैं आपको बता दूंगा उनकी आपने कैपेसिटी याद करनी है। सारों की कैपेसिटी मत याद करना, कंफ्यूज हो जाओगे, भूलोगे। तो इससे अच्छा है कि हाइडल प्रोजेक्ट्स के नाम, रिवर्स और डिस्ट्रिक्ट याद कर लो। अगर आपने मेजर रिवर्स हिमाचल प्रदेश की अच्छे से पढ़ी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाइडल प्रोजेक्ट है। आप अपने आप ही गेस कर लोगे कि कौन सी रिवर पे ये बना है। जैसे
मेजरली किन्नौर में जो हाइडल प्रोजेक्ट है ना, ये सतलुज रिवर के ऊपर बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर रिवर जो है वो सतलुज ही है। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं हाइडल प्रोजेक्ट। बहुत सारे हैं, जैसे संजय विद्युत परियोजना, ठीक है, भाभा नदी के ऊपर बना है जो कि ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। बसपा हाइडल प्रोजेक्ट, ये बना है बसपा नदी के ऊपर जो कि ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। वैसे ही नथपा झाकड़ी खाब पावर प्रोजेक्ट, खरचम वांगटू, झांगी थोपन इंपॉर्टेंट है, 780 मेगावाट सतलुज के ऊपर है। फिर आता है चांगो यांगथन, इसको रेड से मार्क कर देते हैं। फिर आता है छांगो यांगथन भी सतलुज के ऊपर है। रुकती शोंगटोंग करचम, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपेसिटी याद कर लेना 450 मेगावाट, और ये भी सतलुज के ऊपर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड कशांग, 4 स्टेजेस में बनाया गया है इस हाइडल प्रोजेक्ट को, इसकी कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट है 243 मेगावाट और सतलुज रिवर के ऊपर है। फिर आता है हमारा बड़ा खंबा, ये भाभा नदी के ऊपर है जो कि सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल या अगले साल पक्का इसके ऊपर एमसीक्यू बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए ये। किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में 6 स्टेट्स की हिस्सेदारी है। ये 6 स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान। 90% इसमें सेंटर कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी कंस्ट्रक्शन में, और 10% जो है ये 6 स्टेट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, जिसका आपको मेगावाट्स भी याद करने पड़ेंगे। 660 मेगावाट का है ये प्रोजेक्ट, टॉन्स नदी के ऊपर बना है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप हाइडल प्रोजेक्ट और ये इनके रिवर्स। अब हम इसके बाद मूव ऑन कर रहे हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में मेजर रिवर कौन सी बहती है, आप मेरे को ये बताओ। चंद्रभागा ना, चंद्रभागा, या जिसको हम चेनाब भी बोलते हैं। तो इसी के ऊपर हैं सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ के, जैसे रोंगटोंग, थिरोट, छतरू और जिस्पा। अब इसमें से इंपॉर्टेंट है थिरोट, जिसकी आपको कैपेसिटी याद करनी है, और जिस्पा, जिसकी कैपेसिटी और रिवर तो आपको पता ही है कि चंद्रभागा पे ही हैं सारे प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। अब शिमला में जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है ना, ये या तो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी पे बने हैं या सतलुज की ट्रिब्यूटरी पे बने हैं। ठीक है, तो यहाँ के आप याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट, ये है आंध्रा खड़ के ऊपर जो कि पब्बर की ट्रिब्यूटरी है, और पब्बर अल्टीमेटली यमुना की ट्रिब्यूटरी है। रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट सतलुज में बना है। धनवरी सुंडा हाइडल प्रोजेक्ट, ये पब्बर नदी पे बना है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। घानवी हाइडल प्रोजेक्ट, ये घानवी खड़ पे बना है जो कि सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। और वेरी इंपॉर्टेंट सावरा कुड्डू, ये पब्बर नदी के ऊपर बना है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और इसकी कैपेसिटी है 111 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ कुल्लू पे। कुल्लू में जो मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे ब्यास नदी के ऊपर बने हैं। जैसे जैसे पार्वती, पार्वती वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टेजेस पे ये बना है। फर्स्ट स्टेज को अबैंडन कर दिया गया था क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे थे। फिर सेकंड स्टेज बनाई गई 800 मेगावाट की, और थर्ड स्टेज में है 520 मेगावाट। टोटल इसकी कैपेसिटी है 2050 मेगावाट की। बट फर्स्ट स्टेज को अबैंडन करने की वजह से अब इसकी कैपेसिटी कम हो गई। पार्वती नदी के ऊपर बना है जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है सैंज, लारजी, अलायन दुहांगन, मलाना, और लास्ट है इंपॉर्टेंट नक्थन। नक्थन की कैपेसिटी पता होनी चाहिए 460 मेगावाट। पार्वती और तोश नाला के ऊपर बना है जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। नोट कर लिया आप सबने। चलो मूव ऑन कर रहे हैं अब चंबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। अब चंबा में ना 2 मेजर रिवर्स फ्लो करती है, रावी और चेनाब। ठीक है, अब इन दोनों रिवर्स के ऊपर ही है प्रोजेक्ट, आपको मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन से हैं। पहला आप सबसे इंपॉर्टेंट है चमेरा, ये 3 स्टेज प्रोजेक्ट है। 1071 इसकी मेगावाट कैपेसिटी है, रावी नदी के ऊपर बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका चंजू, चंजू 48 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, चंजू नाला के ऊपर बना है जो कि रावी की ट्रिब्यूटरी है। फिर है ध्योठल चंजू, ये 30 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये भी रावी नदी के ऊपर बना है। नेक्स्ट 4 जो हाइडल प्रोजेक्ट है ना, देवी कोठी, साई कोठी 2 और हेल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में इनका स्पेशल मेंशन किया गया है, इस पे एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबल है। ठीक है, तीसरा रीजन में इनको बनाया गया, तीसरा रीजन चंबा का बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में आता है। इसकी फंडिंग जो है ये जर्मन बैंक कर रहा है जो कि केएफडब्ल्यू बैंक है,
और HPSCBL स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसकी कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी उठाई है। तो इन 4 प्रोजेक्ट्स के ना आपको मेगावाट भी याद करने हैं, और रिवर तो आपको पता ही है कि रावी ही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देवी कोठी 16 मेगावाट, साई कोठी 1 15, साई कोठी 2 18, और हेल जो है वो भी 18 मेगावाट है। फिर है नेक्स्ट सुरगानी सुंडला। सुरगानी सुंडला जो है स्यूल नदी के ऊपर है, जो कि रावी की ट्रिब्यूटरी है। कुठेड़, कुठेड़ इंपॉर्टेंट है, इसके मेगावाट याद करने हैं 240 मेगावाट, रावी नदी के ऊपर। फिर आते हैं आपके बैरासियूल, हल्ली, हिब्रा, सेली, रौली और मछेत्री। इनमें से दो इंपॉर्टेंट है, इनमें से दो इंपॉर्टेंट है सेली और रोहाली। सेली और रोहाली जो है ये चेनाब नदी के ऊपर है, बाकी सारे प्रोजेक्ट जो है रावी पे हैं। सेली और रोहाली जो है चेनाब में है। ठीक है, इनके मेगावाट्स भी याद कर लेना। सेली है 454 मेगावाट, रोहाली है 500 मेगावाट। देखो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लगा रखे। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे ब्यास नदी के ऊपर है, और एक प्रोजेक्ट जो है वो रावी नदी के ऊपर है, क्योंकि कांगड़ा में ही बड़ा बंगाल वाला जो रीजन है वहां से ओरिजिनेट होता है रावी नदी का। फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट है गज। गज जो है ब्यास नदी पे है। पोंग, बिनवा, बनेड़ ये सब ब्यास नदी के हैं। फिर आता है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल जो है 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है रावी नदी के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। फिर है नेक्स्ट भानु। भानु हाइडल प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल 2026 के इकोनॉमिक सर्वे में इसको मेंशन किया गया है। 5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है ब्यास नदी के ऊपर। इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर है त्रिवेणी महादेव। ये प्रोजेक्ट जो है 78 मेगावाट का है, बिनवा नदी के ऊपर, जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये मंडी और कांगड़ा के बॉर्डर पे बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको याद कर लेना। तो इसके बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है मेजर जो है ब्यास नदी ही है, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं। दो मेजर प्रोजेक्ट है मंडी में। सबसे इंपॉर्टेंट है उल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 3 स्टेजेस में प्रोजेक्ट है। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं हम शानन प्रोजेक्ट, सेकंड स्टेज को बस्सी प्रोजेक्ट, और थर्ड स्टेज को उल प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों की आपको मेगावाट कैपेसिटी भी याद करनी है। जैसे शानन जो है ये 110 मेगावाट पे काम करता है, बस्सी 60 मेगावाट पे, उल जो है स्टेज 3 वो 100 मेगावाट पे। उल नदी के ऊपर है, जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, थाना प्लॉन डैम और थाना प्लॉन पंप्ड स्टोरेज। इन दोनों की कैपेसिटी याद कर लेना, 191 और 270 ब्यास नदी के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। बिलासपुर में मेजर रिवर कौन सी है? सतलुज। सतलुज रिवर के ऊपर बने हैं जैसे कोल डैम 800 मेगावाट का, और भाखड़ा नंगल डैम 1380 मेगावाट का। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना इनकी मेगावाट कैपेसिटी के साथ। अब है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा सिरमौर। सिरमौर में आपको पता है मेजर रिवर कौन सी है? यमुना। इसी की ट्रिब्यूटरीज या इसी के ऊपर बनाए गए हैं सारे हाइडल प्रोजेक्ट, जैसे गिरिबाटा, गिरिबाटा, यमुना और रेणुका। ठीक है, इसमें से आपको तीनों के मेगावाट कैपेसिटी और रिवर्स तो याद करनी ही है। गिरिबाटा जो है 201 मेगावाट, यमुना 131, रेणुका डैम 40, रेणुका पंप्ड स्टोरेज वाला जो है वो 1630 मेगावाट का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा हमीरपुर। हमीरपुर में एक मेजर हाइडल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है धौला सिद्ध। धौला सिद्ध 66 मेगावाट का है ब्यास नदी के ऊपर। ठीक है, तो जो जो मैंने आपको बताए आई होप आपने उन सबको मार्क कर लिया इंपॉर्टेंट, और उन्हीं के याद करना कैपेसिटी भी, सबके मत याद करने बैठ जाना। ठीक है, चलो अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में हम सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनको दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया है, कमीशन्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन। मेरे को गवर्नमेंट की वेबसाइट में ना सिर्फ 4 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स मिले जिनको गवर्नमेंट ने कमीशन किया है, जो कि एक्चुअल में इस समय ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। और बाकी के जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। कईयों की डीपीआर रिपोर्ट रेडी है, कई वेट कर रहे हैं अप्रूवल्स की। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनको अलग से कैटेगरी बना के यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन वालों को याद करना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, फिर भी अगर आप याद कर लोगे तो आपके पास एक एज होगा एग्जाम में। अगर पूछ लिया जाता है इनके बारे में भी तो आप इनको भी बता सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इनको भी मेंशन किया गया है, पर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है ना वो है कमीशन्ड वाले।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इनको आपने ना डिटेल में याद करना है सारे डेटा के साथ, इनकी कैपेसिटी भी और इनका डिस्ट्रिक्ट भी। जैसे बेराडोल जो है ये फर्स्ट गवर्नमेंट बिल्ड सोलर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर आता है पेक्कूबेला, 32 मेगावाट का ऊना डिस्ट्रिक्ट में। भंजल 5 मेगावाट का ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और चौथा है अगलोर, 10 मेगावाट का, ये भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो आप देख सकते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट और बिला तो आप देख सकते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की टोपोग्राफी को देखते हुए यहाँ पे जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एस्टैब्लिश करना फिजिबल है गवर्नमेंट के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव है, रादर देन पहाड़ियों पे एस्टैब्लिश करना उनको, और वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, उनको मेंटेनेंस करना मुश्किल है। यहाँ पे क्योंकि टोपोग्राफी फेवरेबल है, ऊना में बिलासपुर में प्लेन्स ही हैं ये इलाके, इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको लगाया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश का पावर स्ट्रक्चर देखा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखे और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी देख लिए। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने जो जो मैंने बताया अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।